Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. I welcome you all to the Umang batch of class 8. As you all know, my name is Tanya Sharma. I teach you political science, economics and geography in simplistic form. So as you all know, you know the drill. In the starting of the class, we imagine, we think, and then we jump onto the class and to our chapter. So before starting the chapter, we will all think and we will all observe all the things that we can see now. तो कोई भी चीज जो हमें दिख रही है वो किसी प्रोसेस से गुजर के हमारे तक पहुंची है, राइट? तो अगर हम इसी प्रोसेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम एक्टिविटीज बोलते हैं, तो ये एक्टिविटीज क्या होती हैं? सबसे पहले जो भी चीज हमारे तक पहुंची है या जो भी हम आपने सामने देख रहे हैं वो किसी प्रोसेस से गुजरी है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉटन टी शर्ट देख रहे हैं तो उसका भी कोई प्रोसेस होगा। तो स्टार्टिंग में हमने उसको किसी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया, फिर वो चीज कहीं बनी और उसके बाद वो कहीं ना कहीं क्या हुई, वो डिलीवर हुई और हम तक पहुंची और हम अपनी कॉटन टी शर्ट पहन रहे हैं, राइट? सो नाउ अगर हम इसी प्रोसेस को इन्हीं प्रोसेस को एक्टिविटी बोल दें, ठीक है, और इसको ग्रुप कर दे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो जो एक्टिविटीज या जो प्रोडक्ट्स हम एग्रीकल्चर से या नेचर से लेते हैं, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी। जैसे हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, फिर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, फिर और हायर लेवल में जाते हैं। सिमिलरली एक्टिविटीज का भी एक ऐसा लेवल होता है। सबसे पहले होता है प्राइमरी, जो हमारा बेस सेट करता है किसी भी प्रोडक्ट का। अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट देख ले तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है एग्रीकल्चर से एक्सट्रैक्ट हुई, जैसे कॉटन टी शर्ट, तो हमने कॉटन प्लांट से उस कॉटन को एक्सट्रैक्ट किया। तो एक वो कहाँ उसको हम किस सेक्टर में डाल देंगे? उसको हम बोलेंगे एक एक्टिविटी या फिर हम बोल देंगे सेक्टर, उसको हम डाल देंगे प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। जो नेचर से एक्सट्रैक्ट होती है, जिनको हम रॉ फॉर्म में नेचर से लेते हैं, मदर अर्थ से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी कॉटन, ऐसे तो नहीं उस कॉटन ली और वो ऐसे मैजिक किया और कॉटन टी शर्ट बन गई, ऐसा नहीं होता। तो उस कॉटन को हमने लिया एक प्रोसीजर से, ऐसा प्रोसीजर क्रिएट किया, ऐसी मशीन से चीजें बनाई जिससे कहीं ना कहीं वो थ्रेड बना, कॉटन का थ्रेड। तो वो जो प्रोसेस यूज हुआ उसमें कहीं ना कहीं मशीन्स लगी, फैक्ट्रीज लगी, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगी, और वो प्रोसीजर जो होता है जहाँ पे चीजें बनती हैं उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और यहाँ पे ज्यादातर बोलते हैं इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, राइट? और थर्ड सेक्टर होता है जहां पे हमें वो फैक्ट्री से चीज डिलीवर हुई, और यही एक सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। वहां पे दो टाइप की सर्विसेज होती है, एक तो जो प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है और जो सर्विसेज हमें मिलती है, लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हम सब आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे। तो ये हमने किए सेक्टर्स, और इन सेक्टर्स को इकोनॉमिक टर्म से बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो आप क्लास 10th में पढ़ोगे। लेकिन आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो, जिसको बोल रहे हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो सेकेंड वाला है, जहाँ पे चीजें बनती हैं, दैट उस सेक्टर को बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, और उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और यही आपका चैप्टर 5 ऑफ ज्योग्राफी है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रीज, जहाँ पे चीजें बनती हैं। और हम देखेंगे किस तरीके से चीजें बनती हैं, प्लस कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्रीज में बनते हैं। लेट्स जंप ऑन टू द चैप्टर इंडस्ट्रीज। तो बच्चों, आज का हमारा गोल रहेगा कि हम पूरे चैप्टर को वन शॉट में पढ़ लें, ठीक है। तो स्टार्टिंग अगेन हम करेंगे विद द इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, किस टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। उसके बाद हम करेंगे कि हम इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम इसी में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। उसके बाद इंडस्ट्रीज बेसिकली अगर कहीं चूज की जाती हैं तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। सो विल डू द फैक्टर्स, ठीक है, कि क्या सूटेबल फैक्टर्स रहते हैं और कौन कौन सी फेमस इंडस्ट्रीज हैं। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली, ठीक है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली जो आपकी एनसीईआरटी के हेडिंग्स हैं, बट ये थोड़ी सिंप्लीफिकेशन वाली हेडिंग्स है जो आपको अच्छे से समझ आएगी। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, जहां हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में। ऐसे हम पढ़ चुके हैं कि ये जो चैप्टर आपका ज्योग्राफी पे बेस्ड है,
ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसको हम इकोनॉमिक्स बेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने अभी सुना कि हम इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोल सकते हैं, पर इसके अंदर ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर आता है, जो कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक पार्ट है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक से रिलेटेड है। लेकिन इसमें ज्योग्राफी का पार्ट क्यों आता है? बिकॉज लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमें इतना तो समझ आ गया कि जो प्राइमरी होता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, जो सेकेंडरी होता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, और जो टर्शरी सेक्टर होता है वो सर्विस से रिलेटेड होता है। हम कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर यहाँ पे इकोनॉमिक्स ज्यादा ना करके हम ज्योग्राफी में चैप्टर क्यों पढ़े क्लास 8 में? यही सेम चैप्टर आप पढ़ोगे ऑलमोस्ट रिलेटेड टू दिस, यू विल अंडरस्टैंड इन क्लास 10th, ठीक है, और ऑफ कोर्स इन क्लास 9th ऑल्सो थोड़ा बहुत। लेकिन हम ये वाला चैप्टर ज्योग्राफी में क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए इंडस्ट्रीज कहाँ पे है उसमें लोकेशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, और लोकेशन मतलब ज्योग्राफी, एरिया कौन सा होना चाहिए, लैंड कौन सा होना चाहिए, दैट इज द रीजन हम ये चैप्टर आपके ज्योग्राफी में पढ़े क्लास 8th में, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने ये पढ़ी सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज, ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और ठीक है हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। सो क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे चीजें बनती हैं, तो जो इंडस्ट्रीज होती है वो सेकेंडरी सेक्टर होता है, जहाँ पे चीजें बन रही हैं, कन्वर्जन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं। इंडस्ट्रियल क्योंकि वो इंडस्ट्रीज में बन रही हैं, क्योंककि वो इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में बन रही हैं, ठीक है, और वो इंडस्ट्रीज में बन रही हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम इस नाम से जानते हैं। ये अभी पढ़ लोगे तो क्लास 9th और क्लास 10th में दिक्कत नहीं आएगी, ओके। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल देखा तो कहीं ना कहीं हमें इतना समझ आ गया कि जब हम कॉटन प्लांट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया, बिल्कुल बेस सेट करता है जो है हमारा कॉटन प्लांट, ठीक है। अब कॉटन प्लांट सीधा तो जैसे पढ़ा मैजिक हो गई, कॉटन टी शर्ट नहीं बनता, तो इसके लिए हमें किसी प्रोसेस की जरूरत है, इसलिए हमें किसी प्रोसेस की जरूरत है, और वो प्रोसेस हमारा सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है, और वो प्रोसेस होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। वहां पे मतलब इन हिंदी अगर हम बोले तो चीजें बनती हैं, चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं। अगर थ्रेड ना बनता तो कॉटन टी शर्ट या कॉटन की कोई भी चीज है जो जिसे हम टेक्सटाइल बोलते हैं वो नहीं बन पाती। तो इसलिए हर एक सेक्टर, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्योंकि हम वो वाला चैप्टर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। विदाउट प्राइमरी हम सेकेंडरी पे नहीं पहुंच पाते। कॉटन प्लांट ही ना होता तो हम थ्रेड कैसे बनाते? अगर थ्रेड से मशीनें ना होती तो हम कॉटन टी शर्ट कैसे बनाते, है ना। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि इसमें से हम इंडस्ट्रीज कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सारे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी या सारी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसको हम क्या बोलेंगे? दे आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है एक के बिना दूसरी अधूरी है, इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये सारे सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है, राइट। और फोकस, लेकिन हमारा फोकस इस चैप्टर पे है अभी के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स टर्शरी सेक्टर। यहाँ पे सर्विसेज होती हैं, यहाँ पे अगर ये गुड्स, यहाँ पे अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं होता हमारे तक तो आज हम ये जैकेट, ये हम कॉटन टी शर्ट ये सब नहीं पहन पाते क्योंकि हमारे को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे होती है सर्विस प्रोवाइड। ये आपका कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपका बेस सेट कर देगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब बात होती है इंडस्ट्रीज रेफर करती हैं इकोनॉमी। ये जो मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। सो इंडस्ट्रीज रेफर करती हैं, ठीक है, किस चीज को रेफर करती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप बोलोगे हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने पहले बता दिया, बिकॉज इंडस्ट्रीज के लिए लोकेशन और जगह बहुत मायने रखती है।
ऐसे नहीं हमारा मन करे मैं आज यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर दूं, नहीं, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सेकेंडरी सेक्टर खोलने के लिए, या अगर हम बोले कि उसके अंदर फैक्ट्री सेटअप करने की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़ी चीजें होती हैं, मशीन्स होती हैं, बड़ी सारी चीजें होती हैं, प्रोसेस होती है हर एक चीज। सिर्फ एक कॉटन टी शर्ट तो एग्जाम्पल है, हर चीज जो आप देख रहे हो वो प्रोसेस होती है, किसी प्रोसेस से गुजरी है। आज जो जिस नोटबुक में आप पढ़ रहे हो, तो नोटबुक ऐसे मैजिक से थोड़ी बन गई, तो उसका वुड लिया गया, वुड पल्प से बनती है, और वो मशीन के जरिए किताबों की जो पन्ने हैं वो कैसे सेटल, वो मशीन के जरिए हुए, तो वो मशीन आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है। तो बहुत सारी चीजों, आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हो वो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस से गुजरती है, और वो प्रोसेस हम सेकेंडरी सेक्टर में डालते हैं। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर है, बट उसको लोकेशन चाहिए, उसको जगह चाहिए, और वो लोकेशन हमारी ज्योग्राफी बताती है, ठीक है, इसलिए हम इसको ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, राइट इसलिए वाई वी आर स्टडिंग इन ज्योग्राफी। यहाँ पे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी थोड़ा आपका हल्का सा मिक्स हो जाता है, ठीक है। दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है। रॉ मटेरियल तो हमने ले लिया, बट यहाँ पे प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करें, हम रॉ मटेरियल से लेते हैं ना, इसलिए मैंने बोला इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि हम रॉ मटेरियल से लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर से लेते हैं, तो हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और यहीं से ही प्रोविजन होता है कि हम सर्विस दे रहे हैं। तो ये बीच वाला है, हम यहाँ से उठा, प्राइमरी सेक्टर से आते हैं रॉ मटेरियल्स, तो यहाँ पे चीजें बनाते हैं, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रहा है, एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने यहाँ से, फिर यहीं से चीजें आगे जाती हैं, दैट इज कॉल्ड योर टर्शरी सेक्टर। सर्विस तो प्रोवाइड करता है सर्विसेज को, तो यही एक सेक्टर है, एक इंपॉर्टेंट सेक्टर जो सारी चीजों को कहीं ना कहीं बांध के चलता है, लेकिन सारे सेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है नेक्स्ट वाले सेक्टर पे, ठीक है, और उसके बाद प्रोड्यूस भी करता है गुड्स, ये सारा इस इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। अब बात आती है कि ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम इंडस्ट्रीज करने वाले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम मानते हैं जिसको, वो होती है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम इंपॉर्टेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज आप देखो हर एक चीज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है, विल राइट है इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक चीज अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट एवरी डे आप कोई ना कोई ऐसी चीज से गुजरते हो जो कहीं ना कहीं स्टील से बनी होती है, जिसमें हम खाना खाते हो, स्टील की प्लेट हो सकती है ना, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिससे भी गुजरते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ आयरन या स्टील से बना होता है, और बेशक वो आयरन एंड स्टील डायरेक्टली ना बना हो, ठीक है, अभी जो फॉर एग्जांपल हम कुछ भी यूज कर रहे हैं हो सकता है वो आयरन एंड स्टील से ना बना हो, लेकिन उसके प्रोसेस में मशीन तो ऐसी लगी है ना जो आयरन एंड स्टील से बनी है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मशीन ऑलमोस्ट सारी या तो स्टील की होती है या तो आयरन से बनती है, तो ये इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है हमारी कोल माइनिंग इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां से भी एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, यहां से भी हम चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ से हमें रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ आ गया नाइस। अब बात आती है नेक्स्ट पार्ट पे, जहां हम क्लासिफाई करें इंडस्ट्री, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, ऑफ कोर्स क्लासिफाई तो करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, जब हम रॉ मटेरियल के हिसाब से अपनी इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर देते हैं, तो रॉ मटेरियल के हिसाब से बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सिर्फ निर्भर होती है रॉ मटेरियल्स पे, ठीक है। फिर उसके बाद आती है ऐसी इंडस्ट्री जो साइज पे बेस्ड है, कैसी इंडस्ट्री है, बड़ी है, छोटी है, ठीक है। और तीसरी आती है ओनरशिप पे, कौन उसको ओन कर रहा है, ऐसी इंडस्ट्री के ओनर कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्लासिफाई करें तो सबसे पहले रॉ मटेरियल के हिसाब से हमारे पास 3 से 4 इंडस्ट्रीज आती हैं सामने। तो सबसे पहले होती है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो अपना रॉ मटेरियल सिर्फ किस पे बेस्ड करती है, प्लांट और एनिमल पे। तो एग्रो मतलब अगेन दिस इज प्राइमरी,
ठीक है, इसको हम और क्लासिफाई कर रहे हैं आगे। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, जो अपना, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ रिपीट करो और ये बहुत सिंपल है, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अपना रॉ मटेरियल लेती है प्लांट और एनिमल के हिसाब पर, बिहाफ पर। ओके, तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि अगर हमें कॉटन प्लांट, कॉटन टी शर्ट बनाए तो कॉटन प्लांट की जरूरत होती है। लेदर, ठीक है, वैसे लेदर इज नॉट, वी शुड नॉट यूज लेदर, बट अब पढ़ाई में लिखा समझाना पड़ेगा, बट दिस इज ऑल्सो मॉरल साइंस इन बिटवीन कि वी शुड नॉट यूज एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, है ना, क्रूअल्टी फ्री प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, दिस इज द मॉरल साइंस। बट यस, ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं। उसके बाद आती हैं हमारी मरीन बेस्ड। अब मरीन बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बेसिकली ओशियंस, जो मरीन मतलब वाटर, ओशियंस या सीज के हिसाब से अपना क्या लेती हैं, अपने रॉ मटेरियल लेती है। रॉ मटेरियल के हिसाब से, है ना, तो ओशियंस और सीज के हिसाब से लेती है। अब जैसे कि आपका हो गया फिश ऑयल, है ना, तो फिश, अगेन फिश को लेते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन उसका ऑयल बनाते हैं। तो मरीन जो कहीं ना कहीं सीज और ओशियन से अपना रॉ मटेरियल निकालती हैं। नेक्स्ट आता है आपका मिनरल बेस्ड। अब मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे हमने वो वाले चैप्टर में पढ़ा था मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज में, है ना, तो कितना बड़ा रिसोर्स है मिनरल। तो जैसे कि आयरन ओर निकाला, दैट इज अ मिनरल, ठीक है, आयरन बनाने के लिए आयरन ओर तो चाहिए है, तो दैट इज कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। और लास्ट इंडस्ट्री होती है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है, कहीं ना कहीं ये अपने जो रॉ मटेरियल होती है फॉरेस्ट के हिसाब से निकालती है। जैसे कि वुड हो गया, अब आपके पास जो पेपर है, ठीक है, उसको वो कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट हुआ वुड से। नोटबुक जो आपके पास है, जिस पर आप लिख रहे हो, बुक, किताब, तो वो एक्सट्रैक्ट हुआ आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से क्या एक्सट्रैक्ट हुआ, वुड। जो फॉरेस्ट से चीजें निकलती हैं, जो फॉरेस्ट से हम अपना रॉ मटेरियल लेते हैं। तो हम एग्रीकल्चर के हिसाब से जो रॉ मटेरियल लेते हैं, सीज और ओशियंस पे अपना रॉ मटेरियल लेते हैं, मिनरल्स पे अपना रॉ मटेरियल लेते हैं, फॉरेस्ट बेस पे अपना रॉ मटेरियल लेते हैं। तो इसके हिसाब से हमारी इंडस्ट्रीज और क्लासिफाई हो जाती है। अब साइज के हिसाब से, साइज ऑफ कोर्स दो साइज होते हैं, बिग एंड स्मॉल। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो स्मॉल होती हैं, जिसके अंदर कैपिटल, अब कैपिटल का मतलब होता है, कैपिटल मीन्स नॉट मनी, मनी के अलावा भी कैपिटल होता है, जैसे ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, मनी भी कैपिटल है, रॉ मटेरियल भी कहीं ना कहीं, जो टूल्स एंड मशीन्स है वो भी एक कैपिटल है। तो ऐसी चीजें जहाँ पे कम लगती है, तो रॉ मटेरियल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर ये सब चीजें लेस अमाउंट में लगती है। इन्वेस्टमेंट, अगर हम पैसे लगा रहे हैं किसी चीज में, वो भी कम लग रहे हैं, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। जैसे कि बास्केट वीविंग हो गई, है ना, तो हाथ से बनती है, वो ज्यादा इतनी मशीन्स नहीं आती उसके अंदर, लेस जो हाथ से बन जाती है, हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बन जाते हैं, वो स्मॉल स्केल, वो भी इंडस्ट्रीज जरूर होते हैं लेकिन वो स्मॉल स्केल होते हैं, राइट। अब इसके अलावा होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को हम हैवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है, हैवी बोलते हैं बिकॉज इसके अंदर हैवी मशीन्स होती है। हैवी मतलब भारी, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, राइट। तो जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो हमारी कार्स बनती हैं, आज हम कार बहुत अच्छे से चला लेते हैं, मम्मी चलाती है, पापा चला लेते हैं, भैया चला लेते हैं, तो मजा तो बहुत ज्यादा कार में बैठने, पर ये बनी कैसे, तो ये बहुत बड़ी, और एक तो बनी नहीं, इसके ब्रांड की कितनी सारी बनी। तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे हमारी कार्स बनती हैं और उनके लिए हैवी मशीन्स चाहिए, तो उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं हैवी मशीनरी वाली इंडस्ट्री, ठीक है। अब बेस्ड ओनरशिप, बहुत सिंपल, ओनर मतलब ओनरशिप के हिसाब से मतलब कौन उसे ओन कर रहा है, ठीक है। ऐसी इंडस्ट्रीज को ओनर कौन है, ओनरशिप के हिसाब से, तो पहले आता है प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट मतलब यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल हैं जो जिनका अपना है, वो अपनी इंडस्ट्री बना ली, जैसे कि मैं हूँ, मैंने अपनी इंडस्ट्री खोल ली, तो या तो मैंने अकेले अपनी इंडस्ट्री खोली या तो मैंने किसी ग्रुप के साथ खोली, तो वो मेरी अपनी है, प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक आती है पब्लिक इंडस्ट्री, और इसका दूसरा नाम होता है स्टेट ओन्ड। पब्लिक इंडस्ट्रीज ऐसे होती हैं जो गवर्नमेंट ओन होती हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट खुद उसको चूज करती है कि ये गवर्नमेंट ओन कर रही है, इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में, तो पब्लिक इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। थर्ड तरीका आता है
जॉइंट इंडस्ट्री। तो बेसिकली जॉइंट कैसे होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, मेरी इंडस्ट्री है, बट मैंने साथ में गवर्नमेंट के साथ जोड़ लिया, बिकॉज गवर्नमेंट ने मुझे बहुत सहायता दी, तो मेरे साथ अगर गवर्नमेंट जुड़ गई तो वो जॉइंट होगी, जॉइंट ओनरशिप होगी। तो मतलब उसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है और मेरा भी हाथ है, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉफिट मिला तो गवर्नमेंट को भी मिल रहा है, मेरे को भी मिल रहा है, तो वो जॉइंट ओनरशिप हो गया। इसके अलावा एक और होता है, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव ओनरशिप के अंदर क्या होता है, ठीक है, कोऑपरेटिव ओनरशिप के अंदर क्या होता है, जो देखो रॉ मटेरियल से हम बात करते हैं ना, रॉ मटेरियल्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंडस्ट्रीज का, कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है। तो जो लोग रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं, ठीक है, जो लोग सप्लाई कर रहे हैं और जो लोग वर्क कर रहे हैं, ये तीनों मिलके, ठीक है, तीनों मिलके एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं, जैसे सोसाइटी होती है, तो ये ओन कर रहे हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल एक बंदा दे रहा है, एक बंदा उसको सप्लाई कर रहा है, और जो वर्कर अंदर काम कर रहे हैं, ये तीनों मिलके मिल जाते हैं, एक सोसाइटी बन जाती है, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव ओनरशिप। तो यहाँ पे ना कोई प्राइवेट है ना कोई गवर्नमेंट है, ये इन लोगों ने ही अपनी एक ओनरशिप बना ली, ठीक है। तो ये आनंद मिल्क, अमूल मिल्क, ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर में आते हैं, इनको सेक्टर्स बोलते हैं, जॉइंट सेक्टर ओनरशिप, ठीक है, या कोऑपरेटिव सेक्टर ओनरशिप, ठीक है। इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, यहाँ तो समझ आ गया ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अब समझ लेते हैं आगे क्या है। सबसे पहले आती है हमारी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड। एक और नहीं लिखा हुआ ना इसमें, कौन सा नहीं लिखा बताओ, एम से, देखो एम से एक और है जो है हमारा मरीन बेस्ड। मरीन बेस्ड नहीं लिखा है इसमें, ये नेम्स याद हो जाने चाहिए आपको, ठीक है। एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, मरीन बेस्ड, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट एग्रो बेस्ड में अभी हमने पढ़ा, एग्रो बेस्ड में क्या होता है, जो हमें, ये दिस इज कॉल्ड प्राइमरी, ठीक है, ये प्राइमरी है, बहुत आसानी से जो हमें प्लांट और एनिमल के हिसाब से, प्लांट्स एंड एनिमल के हिसाब से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है, इनके हिसाब से हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल। तो दैट इज नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल हमें आसानी से कहाँ से मिल जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कॉटन एग्जाम्पल हो सकता है हमारा, कॉटन, ठीक है, लेदर, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, ये हमारी होगी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिमिलरली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री लिखा नहीं है यहाँ पे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या करती है, हमें रॉ मटेरियल देती है, जैसे कि मिनरल्स, मिनरल ऑयल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, आयरन ओर्स हो गए। तो इनके रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हमें मिनरल से मिलते हैं, आयरन ओर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आर एम, आर एम मीन्स रॉ मटेरियल्स, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जैसे कि आयरन ओर, ये मिनरल हो गया एग्जाम्पल में, ठीक है, इजी है इनका रॉ मटेरियल। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल हमें क्या होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करना होता है, या ऑयल है, मिनरल ऑयल है। थर्ड इज मरीन बेस्ड, ठीक है, मरीन बेस्ड क्या करती है, मरीन बेस्ड क्या करती है, सीज एंड ओशियन से अपना लेती है रॉ मटेरियल। तो कहाँ से लेती है, सीज से लेती है, जो मरीन मतलब वाटर, मरीन का मतलब क्या होता है, वाटर, वाटर से, वाटर कहाँ उपलब्ध है, सीज एंड ओशियंस, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिया वाटर, सॉरी यहाँ से हमने लिया अपने रिसोर्सेज, यहाँ से हमने लिया रॉ मटेरियल, और ये हमने कहाँ दे दिया, ये हो गए, यहाँ से लिया हमने रॉ मटेरियल, और इसका एग्जाम्पल हो गया लाइक फिश ऑयल, ठीक है, फिश ऑयल ले लिया हमने, राइट, फिश ऑयल ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं हमारा मरीन बेस्ड हो गया, ओके। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट बेस्ड, ऐसे रॉ मटेरियल, ऐसी इंडस्ट्री जो अपना रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से लेती है। फॉरेस्ट में सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट हमें क्या मिलता है, वुड, है ना। तो फॉरेस्ट बेस से अपना रॉ मटेरियल रहती है, आर एम मीन्स रॉ मटेरियल, जैसे कि वुड, और वुड से क्या बना लेते हैं हम, पेपर बना लेते हैं। और ये बेटा देखो, ये ऐसी सिर्फ पेपर नहीं, ये यहाँ पे मेडिसिन, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे ट्रीज होती है, तो मेडिसिन है, वो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज में लगती हैं, तो यहाँ पे हम मेडिसिन बोल सकते हैं, ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल्स में लगती हैं। तो ऐसे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स जहाँ पे हमारी मेडिसिन बनती हैं, क्या ये सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री,
ये एग्जाम्पल बन गया। नेक्स्ट आता है, हमने समझ लिया किसके हिसाब पे, रॉ मटेरियल के हिसाब से ये 4 होती हैं। नेक्स्ट आता है साइज के हिसाब से। मैं हम ये सब पढ़ चुके हैं एक बार, अभी पढ़ा ना फ्लो चार्ट के हिसाब से, तो अभी हम इसको रीड करके पढ़ेंगे। साइज, साइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो, कैसी है, बड़ी है, छोटी है। अब इसके अंदर साइज में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। अब कैपिटल की बात होती है, कैपिटल में देखो मनी तो आता है, मनी इन हैंड तो आता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दें, ओके। तो कैपिटल में मनी, वेयर शुड बी राइट, ओके, कैपिटल में देखो मनी तो आता है, मनी इन हैंड, ठीक है, मनी इन हैंड तो आता ही आता है, बट उसके अलावा हम टूल्स एंड मशीनरी को भी काउंट करते हैं, टूल्स एंड मशीनरी, ठीक है। तो ये कैपिटल है, बेसिकली क्या होता है, ये हेल्प करता है हमें प्रोडक्शन के अंदर। ये क्या करता है, हेल्प्स इन प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन में हमें हेल्प करता है कैपिटल। तो आज के बाद कोई आपसे कैपिटल बोले, तो कैपिटल डज नॉट मीन ओनली मनी, मनी तो है ही, बट उसके अलावा टूल्स एंड मशीनरी भी तो काम आती हैं। सो यहाँ पे बोल रहे हैं रेफर्स टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे देखो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कैपिटल कम लगता है, लार्ज स्केल में ज्यादा लगता है, क्योंकि वो बड़ी मशीन्स होती हैं, राइट। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड स्मॉल स्केल में कम होते हैं, लार्ज स्केल में ज्यादा होते हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम मतलब कितना ज्यादा, मैथ्स पढ़ते हो तो वॉल्यूम का मतलब पता ही होगा, है ना। वॉल्यूम मतलब डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, कि स्मॉल स्केल में कम प्रोडक्शन होती है, वॉल्यूम प्रोडक्शन मतलब एंड रिजल्ट, जो आउटपुट होते हैं, जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं वो कम होते हैं, एंड लार्ज स्केल में ज्यादा होते हैं। बस ये 3 चीजें रिमेंबर करनी है, ठीक है। आ जाइए, फर्स्ट आती है हमारी कॉटेज। अब बहुत सारे बच्चों ने मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा मैम आप रीडिंग कराओ, तो रीडिंग, अब इतनी सारी रीडिंग करेंगे तो बच जाएंगे 2-2.5 घंटे, ठीक है। तो कुछ कुछ रीडिंग पार्ट मैंने एग्जैक्टली आपकी एनसीईआरटी से लिए, जो आपको हेल्प करेगा नोट्स बनाने में। देखो नोट्स बहुत छोटे बच्चे नहीं बनाते हैं, मतलब मेरे को ऐसा होता है कि नोट्स क्यों ही बनाने हैं, जब आप अंडरस्टैंड कर लोगे यू राइट इन योर ओन वर्ड्स, यही नोट्स होते हैं, ठीक है। तो अपने आप लिखो, उसको नोट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जैसे कि अगर हम स्मॉल स्केल बोलें, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं बड़ा बड़ा स्मॉल स्केल। सो स्मॉल स्केल मींस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्री होगी, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, जो कॉटेज, जो छोटे लेवल पे है, जो घर में बनी है, वो भी इंडस्ट्रीज होती हैं। जब आप देखो इंडस्ट्री, ये नहीं कि बड़ी इंडस्ट्री का नाम लेती ओह बड़ी फैक्ट्री या बड़ा वाली जो है वो इंडस्ट्री, नहीं, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री घर में भी बन सकती है। इंडस्ट्री का मतलब ही समझाया ना आपको सबसे पहले एनिमेशन के थ्रू या इंट्रोडक्शन में, कि इट मींस जहाँ पे चीजें बन रही हैं, अब वो चीजें घर में भी बन सकती हैं। वो चीजें एक घर में एज इन कि आप 4 कमरे लेके भी बना सकते हो छोटी इंडस्ट्री। तो वो इंडस्ट्री का साइज पे डिपेंड भी होता है, वो बड़ी हो सकती है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कहते हैं कि कार्स बन रही है, वो भी हो सकती है, और छोटी भी हो सकती है। तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती है जो छोटी इंडस्ट्री होती है, टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वे प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड, जो कम लोगों से बनती है, जहाँ पे कम लोग इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे कम मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, और जहाँ पे क्या होता है कम प्रोडक्शन होती है, ठीक है, वो स्मॉल स्केल होती है। हैंड से होती है, आर्टिजन्स करते हैं खुद अपने हाथ से। एग्जाम्पल्स क्या है, बास्केट वीविंग, बास्केट वीविंग होती है, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। पॉटरी होती है, पॉटर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो भी इंडस्ट्री है। हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना जो हाथ से बनते हैं। एक तो इंडस्ट्री होगी जहाँ पे, एक तो फैक्ट्री होगी जहाँ पे फैक्ट्री में बन रहा है भाई बहुत ज्यादा, एक होता है जो हैंडमेड होता है, हाथ से बनता है, थ्रेड, है ना, उसको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट। कई बार होता है ना, हम ऐसे मेले में जाते हैं जहाँ पे हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, वाओ ये हैंडमेड है ना, उससे हम ज्यादा हैंडमेड सोप्स होते हैं, हैंडमेड कुर्ते होते हैं, तो एक हाथ से बने, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उसे लेने में। तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, राइट। तो इनको कॉटेज इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेस अमाउंट का कैपिटल लेती है, टेक्नोलॉजी कम होती है लार्ज स्केल में, और इनके प्रोडक्ट्स भी लेस होते हैं, प्रोडक्ट्स की जो वॉल्यूम है वो भी लेस होती है, ठीक है। लेस मतलब यहाँ पे कम होता है, लेस इज द वर्ड जो आप स्मॉल स्केल से एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल स्केल ऊपर लिख दिए,
नो नीड टू राइट अगेन, ओके। ये हमारी स्मॉल स्केल है। ऑन द अदर हैंड जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करती ऑटोमोबाइल्स, हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल में क्या होता है, एवरीथिंग इज मोर, बहुत ज्यादा होता है। तो क्या क्या ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। प्रोडक्शन ज्यादा कैसे हुई, बिकॉज प्रोडक्शन ज्यादा कैसे हुई, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व ज्यादा थे, पीपल ज्यादा एम्प्लॉयड हुए, पीपल एम्प्लॉयड मोर। और जब पीपल एम्प्लॉयड मोर है तो उनको मशीन भी ज्यादा चाहिए, तो कैपिटल हमने ज्यादा इन्वेस्ट किया है इसके अंदर, कैपिटल इन्वेस्टेड ऑल्सो मोर। कैपिटल जो है, अब कैपिटल में मनी भी आता है, मशीन्स भी आती हैं, यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट हुए। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहाँ हमारे कार्स बन रही हैं, हैवी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। ये मशीन मतलब ऐसे नहीं कि जो हम घर में कार नहीं बना सकते ना, घर में कार का टॉय जरूर बना सकते हैं, लेकिन कार तो बड़ी मशीनरी चाहिए, तो इनको हम हैवी मशीनरी में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आता ओनरशिप के हिसाब से। अब जैसे कि हमने देखा ओनरशिप के हिसाब से 4 हैं। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट ओन करती है, स्टेट मींस गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे हमें पता है, हमने पॉलिटिकल साइंस साथ में पढ़ी है, तो हम बोलते हैं, हम गवर्नमेंट को कई बार स्टेट भी बोलते हैं, राइट। जॉइंट सेक्टर, जहाँ पे कौन है साथ में, प्राइवेट और पब्लिक दोनों है, जॉइंट है। और कोऑपरेटिव, जहाँ पे कौन साथ में है, जहाँ पे वर्कर्स साथ में हैं, ठीक है, साथ में काम करते हैं, प्लस सप्लायर्स साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, प्लस प्रोड्यूसर्स साथ में काम कर रहे हैं, प्लस प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ये हमारा कोऑपरेटिव है। इसको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स। अच्छा है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स दिया गया सादा, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए आपको, यहीं पर ही लिख देते हैं, ओके, ऑलराइट। सो प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है, जहां पे इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स साथ में है, ठीक है, ये इसको हम बोल देते हैं प्राइवेट सेक्टर। स्टेट ओन्ड के अंदर क्या है, जो गवर्नमेंट है, सिर्फ इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ओनर है इसकी, तो वो आ जाता है हमारा स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में कौन है, जॉइंट सेक्टर के अंदर कौन है, जॉइंट सेक्टर के अंदर हमारा प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्लस गवर्नमेंट के प्लस गवर्नमेंट मिला के हमारा क्या बन जाता है, जॉइंट सेक्टर, ठीक है। और दूसरा कोऑपरेटिव सेक्टर हमने बता दिया है, वर्कर्स, सप्लायर्स एंड प्रोड्यूसर्स, व्हिच मींस कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर। मतलब कौन ओन करता है इसको, ओन करते हैं, कौन है इसके ओनर्स, और ऑपरेट करता है प्रोड्यूसर्स, ठीक है, उस या फिर सप्लायर्स, रॉ मटेरियल के सप्लायर्स, या फिर वर्कर्स, ठीक है, या फिर ये सारे मिलके इसको ओन करते हैं। ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज होती है। हमारी अमूल जो मिल्क हम रोज पीते हैं, कोई अमूल का पीता है, कोई किसी और का पीता है, इट इज नॉट अ ब्रांड एंडोर्समेंट का, ऐसा नहीं कि यही पीना चाहिए, बट यस दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल है। ये भी कोऑपरेटिव के अंदर आते हैं, कोऑपरेटिव वेंचर में आते हैं, जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी, ये 2 ऐसे पुराने जमाने में इनको बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि फेमस, जिस कहते हैं बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये उसी के अंदर आते हैं, ठीक है। आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव को इसका मतलब क्या है, कोऑपरेटिव मतलब जो ऑपरेट करते हैं साथ में। तो कौन ऑपरेट कर रहे हैं साथ में, जैसे कि हमारे हो गए प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करो, साथ में जो वर्कर्स मिलके कर रहे हैं, तो ये साथ में कर रहे हैं, सो इसको बोलते हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर दे आर डूइंग इट टुगेदर, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अभी तक हमने जो किया ना, वो कहीं ना कहीं आपकी तो हो सकता है कि थ्योरी थी, कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, बट अब व्हाई ज्योग्राफी, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर इन ज्योग्राफी, बिकॉज मेजरली हम बात करते हैं यहाँ पे लोकेशन की, ठीक है। लोकेशन मतलब एरिया, एरिया मतलब बिग सब्जेक्ट दैट इज ज्योग्राफी पे बेस्ड आपकी इंडस्ट्री, ठीक है। तो ज्योग्राफी का क्या रोल होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, उसके फैक्टर्स। अब जैसे कि आप
आप ऐसी जगह पे रहना पसंद करोगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं है, जहाँ पे आसपास कोई शॉप्स नहीं है? हम ऐसी जगह रहने में बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। हमें वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा जहाँ पे मार्केट हो, ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जहाँ पे मार्केट है ना, और जहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छी है, वाटर आ रहा है अच्छे से, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी है, वहाँ पे मज़ा आ रहा है, वहाँ पे और भी लोग रह रहे हैं, राइट? तो वहाँ पे हम रहना पसंद करेंगे। सिमिलरली हम अपनी इंडस्ट्रीज वहाँ ही खोलते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल्स हमें आसानी से मिल जाए, जहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छे से हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिले, बिकॉज मशीन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज के अंदर हम ऐसी लोकेशन चूज करते हैं जहाँ पे सब कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो अच्छे से इजीली अवेलेबल हो। वो अवेलेबल हो कैसे? इजीली वो अवेलेबल हो, इजीली वो अच्छे से हमें आसपास अवेलेबिलिटी मिल जाए उसकी आसानी से। कैसे मिल जाए? इजीली, राइट? जैसे कि कुछ भी चीजें हो, जैसे कि नियर बाय मार्केट, लेबर सप्लाई, एनर्जी, रॉ मटेरियल अवेलेबल, लैंड, गवर्नमेंट, दिस वाज एज एन एग्जाम्पल, बट आपकी बुक में जो लिखा हम उसी को ही लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली बात आती है रॉ मटेरियल। जिस भी चीज की इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल अगर हम आसानी से मिल गया, आस पास मिल गया, तो हो जाता है सोने पे सुहागा। दैट इज कॉल्ड डबल एडवांटेज, ठीक है? एक तो हमें इंडस्ट्री खोले, ऊपर से हमें रॉ मटेरियल पास में मिल गया, कितनी बढ़िया बात है। तो रॉ मटेरियल ही तो मेन चीज होती है ना, उसके बाद चीजें बनती हैं उसकी। सो रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, उसके अलावा हमें पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, ऑफ कोर्स जगह भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। ऐसा ना हो ना कि हमने इंडस्ट्री खोल ली है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हम किससे, हमें सामान लेना है तो हम बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जाए, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर लेबर, जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इजीली अवेलेबल हो जाए, कैपिटल मनी के साथ साथ टूल्स एंड मशीनरी भी अवेलेबल हो जाए, मार्केट हो ताकि हम उसको बेच भी सके, और वाटर, क्योंकि वाटर इज बेसिक, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाए, ये सारी चीज़ें हमें इजीली अवेलेबल हो जाएं ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को अच्छे से रन कर पाएं। और दिस इज द इंटायर ज्योग्राफी पार्ट। ऐसी ज्योग्राफी सबसे पहले हम यही चीज पढ़ते हैं, दैट इज लोकेशन एंड लैंड। बहुत बड़ी बात है, किसी भी चीज को हमें चलाना है तो हमें लैंड तो चाहिए। फिर लैंड ये नहीं कि सिर्फ लैंड चाहिए, लैंड के अलावा सारी चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। लैंड के साथ रॉ मटेरियल भी पास पास मिल जाए। ऐसे लोकेशन हम इंडस्ट्री खोले, ऐसी लोकेशन जहाँ पे लैंड, वाटर, लेबर, मार्केट, ठीक है, कम्युनिकेशन, सब कुछ हमें अवेलेबल मिल जाए इजीली। वो ही लोकेशन बेस्ट होती है इंडस्ट्रीज को चलाने की, ठीक है। अब एक बात आती है नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिस्टम मैं आपको बता देती हूँ, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है ये इंडस्ट्रियल सिस्टम, अभी तक हमने सारे पढ़ लिया। इंडस्ट्रियल सिस्टम इज वेरी इजी। इंडस्ट्रियल सिस्टम कैसे चलता है, ठीक है, हमें पता चल गया है कि इंडस्ट्री क्या होती है, कौन से सेक्टर में आती है। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है? इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट, ठीक है, प्लस प्रोसेस इज द मेन वर्ड, ठीक है। प्रोसेस होती है, प्रोसेस मीन्स कन्वर्जन, कन्वर्जन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। कन्वर्जन की जगह हम कन्वर्ट लिख लेते हैं, कन्वर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। कन्वर्ट होती हैं और ट्रांसफॉर्म होती हैं, राइट। सो बेसिकली इनपुट्स हो गए आपके रॉ मटेरियल, जिसको हम RM बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या निकालते हैं ये? आउटपुट। ये क्या निकलता है इसका? इसका निकलता है आउटपुट। अब आउटपुट क्या है? देखो, हमने रॉ मटेरियल लिया, हमने उसको प्रोसेस किया। इंडस्ट्रियल सिस्टम इंटायर इसका मिक्सचर, दिस इज इंटायर इंडस्ट्रियल सिस्टम, ठीक है। तो ये नहीं कि हमें रॉ मटेरियल नहीं चाहिए या फिर हमें आउटपुट नहीं चाहिए, इट इज द मिक्सचर ऑफ द इंटायर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तभी मैंने आपको 3 सेक्टर्स बताए। तो प्रोसेस होता है, कन्वर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म। ऑल राइट, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम बेसिकली इस तीनों का मिक्सचर होता है। आउटपुट जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, एज इट इज द फाइनल गुड। फाइनल गुड के अंदर आ जाती है वैल्यू, ठीक है। फाइनल गुड के अंदर आ जाती है वैल्यू। तो अगर हम सिर्फ कॉटन प्लांट को देखें, ठीक है, उसके अंदर इतनी वैल्यू नहीं होगी। अगर हम किसी ब्रांड की टी-शर्ट देखें, बना तो कॉटन प्लांट से ही है ना, लेकिन जब उसके अंदर वैल्यू, वो आउटपुट बन जाता है, फाइनल गुड बन जाता है, उसके अंदर वैल्यू आ जाती है, एडेड वैल्यू, उसके अंदर ही मिक्स हो जाता है, तो उसकी कहते हैं ना कि वैल्यू बढ़ जाती है,
कॉटन प्लांट की इतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी कॉटन टी शर्ट की होगी, बना उसी से ही है। सो इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है, ये पूरा इनपुट प्रोसेस इज इक्वल टू आउटपुट मेक्स एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम इज दी collectively it is known as this, यही होता है इंडस्ट्रियल सिस्टम। ठीक है, अब बात पे हम आते हैं नेक्स्ट पे, इंडस्ट्रियल रीजन्स, क्योंकि हमने पढ़ना ही ज्योग्राफी है। तो इंडस्ट्रियल रीजन्स अगर हम वर्ल्ड में देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया सामने आएगा, जैसे कि अमेरिका है, नॉर्थन अमेरिका है, देन वी सी यूरोप वाली साइड है, एंड अ बिट ऑफ एशिया। यहाँ पे ऐसे रीजन शो करते हैं इन द वर्ल्ड जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ऑफ द गुड्स, एंड इन्हीं में ही इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं। लेकिन इंडिया में कौन से ऐसे हैं, इंडिया के अंदर हमारे हैं सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर। ठीक है, मुंबई पुणे एक ऐसा क्लस्टर रीजन माना जाता है जहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन माना जाता है। दीज आर नोन एज द इंडस्ट्रियल रीजन्स, और ये इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं के जोन्स। दूसरा आता है हमारे इंपॉर्टेंट बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, अगेन एन इंपॉर्टेंट वन, बहुत ज्यादा यहाँ पे बेसिकली एरियाज में ऐसे हैं, इसको लिख लो एक जगह, इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। देन वी हैव हुगली रीजन। वाई ये ऐसे रीजन्स क्यों होते हैं, बिकॉज यहाँ पे नियर बाय वाटर अवेलेबिलिटी होती है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है, मतलब रॉ मटेरियल। ठीक है, रिसोर्सेज हियर वी आर टेकिंग एज रॉ मटेरियल्स। ठीक है, और लेबर भी चीप मिल जाती है। तो मेजर इंडस्ट्री के तो यही फैक्टर्स चाहिए होते हैं ना। तो ऐसे इंडिया में ऐसे रीजन है जहाँ पे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, देन अहमदाबाद बड़ोदरा, अहमदाबाद में बहुत ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिलती है। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है पूरी। विशाखापट्टनम गंटर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। कोलम तिरुवनंतपुरम एंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये ऐसे कुछ इंडिया में पाए जाते हैं जो बेल्ट्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है। अब गुड़गांव दिल्ली में आप बोलोगे तो यहाँ पे बहुत एमएनसीज हैं, अगर आप देखोगे तो। अब तीन ऐसी हमने अभी करेंगे जिसको हम बोलते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और थर्ड इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, ठीक है, इमर्ज तो हो गई है बहुत ज्यादा, इतनी बढ़ रही है तेज तरार में कि वो भी एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ रहा है, बिकॉज इट इज कहीं ना कहीं कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन एंड गिविंग अस। अब टेक्नोलॉजी यू आर स्टडिंग ऑन यूट्यूब, ये तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होगी। हमारे टाइम पे हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ते थे, राइट? यूट्यूब पे मतलब हमारे लिए बैन होता है कि यू शुड नॉट, चिल्ड्रन शुड नॉट वॉच यूट्यूब, मतलब YouTube as in children should not look on the phones also, but now your phones, your laptops have been an education platform, राइट? सो ये ही एक टेक्नोलॉजिकल आईटी टेक्नोलॉजी में यही होता है। तो तीन तरह की और दिस इज द बेसिक, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इंडस्ट्रियल जोन्स की कौन कौन से इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। अब तीन इंडस्ट्रीज हैं जो मेजर डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, और वो इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, यही आप पढ़ोगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिकॉज दे सेट अ प्राइम, ये ऐसी मशीनरी बनाते हैं जो बाकी सब इंडस्ट्रीज को दिया जाता है, राइट? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े, क्लॉथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है बिकॉज कपड़े इज द मेजर, कहते हैं ना, बेसिक इंडस्ट्री मानी जाती है, जिसके अंदर ये फेमस भी है बहुत ज्यादा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे मैंने अभी बताया बहुत तेज तरार से बढ़ रही है। ओके, so these are the important ones, industrial, iron and steel, textile, information and technology industry। ठीक है, आयरन एंड स्टील को पढ़ने जाएंगे सबसे पहले। अब ये बेसिक हमने ध्यान में रखना है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो बनाती है आयरन और स्टील के प्रोडक्ट्स, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन ये जो मशीनरी है, ये स्टील की बड़ी बड़ी मशीनरी, ये और भी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, किसी और इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती है। तो ये बेसिक है जिससे और मशीन्स बनके आगे सप्लाई होती है और इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, तो ये मेजर इंडस्ट्री है, मेजर मतलब बड़ी, बहुत बड़ी। तो अब थोड़ा सा रीड करेंगे। ओके, सो द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड, तो इनपुट्स क्या चाहिए होते हैं हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए? क्या इनपुट? इनपुट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, हमने इंडस्ट्रियल सिस्टम के इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट। तो इनपुट होते हैं रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जो अंदर लगते हैं। तो इनपुट हो गए हमारे रॉ मटेरियल्स, इनपुट को हम हमेशा रॉ मटेरियल्स के नाम से जानेंगे। ठीक है,
व्हाट डू दे इंक्लूड? सच एज आयरन ओर, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट आयरन ओर हमारा मिनरल है, ठीक है। देन लाइमस्टोन एंड कोल, राइट, यही तीन चीजें, लाइमस्टोन एंड कोल, ये बहुत ही बेसिक हमारे रॉ मटेरियल्स हैं जो इस इंडस्ट्री में लगते हैं। ओके, let's read once again. The inputs for the industry include raw materials, ठीक है। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स? आयरन और मिनरल, कोर मिनरल, लाइमस्टोन अगेन अ मिनरल। लेकिन इसके साथ हमें क्या चाहिए होता है? सिर्फ रॉ मटेरियल इकट्ठे करके बन जाते हैं चीजें? नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें कैपिटल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, ठीक है, लैंड भी चाहिए। हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे सारे इंडस्ट्रीज में लगते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अलोंग विद वी नीड लेबर, लोग चाहिए इसको करने के लिए। देन वी नीड कैपिटल, मनी इन हैंड एंड द मशीन्स, साइट इज लैंड, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हमें वाटर भी चाहिए, हमें कम्युनिकेशन चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में वो आ जाते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मेनी स्टेजेस। तो आयरन ओर को अगर हमें स्टील में कन्वर्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है स्मेल्टिंग। दैट इज हम मेल्ट करते हैं बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस। कहाँ पे डाला जाता है? ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, ठीक है। एंड विच अंडरगो स्मेल्टिंग, तो स्मेल्टिंग इज मेल्टिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज दिस? मेल्टिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। ऑल राइट, सो बेसिकली व्हाट आर वी डूइंग हियर, हम ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर्स को डालते हैं एंड देन हम स्मेल्ट करते हैं ताकि हमें स्टील मिल जाए। सो देन इट इज रिफाइंड, ऐसे नहीं कि स्टील में फिर उसके बाद उसको रिफाइन किया जाता है। द आउटपुट ऑब्टेन स्टील, हमें क्या मिल जाता है? आयरन ओर से स्टील, जो कि अदर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के लिए चाहिए। तो दैट इज वाई इसको इंपॉर्टेंट बोलते हैं, क्योंकि ये स्टील प्रोड्यूस करता है। और स्टील कितना इंपॉर्टेंट है, और स्टील बाकी सब इंडस्ट्रीज का बैकबोन माना जाता है। कुछ कुछ हमारी जो मशीन्स होती है वही स्टील से बनती है। और आज हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो स्टील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हर एक चीज, सेफ्टी पिन से लेके, अगर मैं आज भी देखो हमारी जिप कहीं ना कहीं स्टील की बनी होती है, हमारे यूटेंसिल स्टील के बने होते हैं, राइट। तो कुछ ना कुछ अगर हम आसपास देखें स्टील से कुछ ना कुछ हमें एक दो चीजें तो मिल ही जाएंगी। सो इन दैट केस स्टील इज often called as the backbone of modern industry। वो backbone मानी जाती है modern industry की, because there is almost everyday need of steel, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज ईदर मेड ऑफ आयरन और स्टील। तो या तो वो आयरन से बनी होती है, वो स्टील से बनी होती है, और हैज बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। तो बेसिकली हो सकता है कि वो खुद स्टील से, वो खुद स्टील या आयरन नहीं है, लेकिन वो जिस मशीन में बनी वो या तो आयरन की होगी या तो वो इन मेटल से बनी होगी। तो हो सकता है कि प्रोडक्ट जो हो वो हमारा स्टील ना हो, ठीक है, प्रोडक्ट में भी नॉट ऑफ स्टील, ठीक है, लेकिन वो जहाँ प्रोसेस हुआ, जिस मशीन में बना, वो पक्का स्टील या आयरन की या किसी इनमें से किसी एक मेटल की बनी हो सकती है, ठीक है। रीजन बीइंग दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट या बैकबोन ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब देखो कितनी सारी चीजें, शिप्स, ट्रेन, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड ऑफ लार्जली स्टील। तो ये जो हमारी कहते हैं ना कि जिसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल से जो चीज़ें बनती है उसमें स्टील का इंपॉर्टेंट होना, ये उसको प्रोसेस करने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लगाता है। सो आर ऑटोमोबाइल्स, कहीं हमारी और भी चीज़ें होती है जो स्टील से बनती है। यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन अभी ऐसी कोई चीज़ है जो आपको दिख रही है जो स्टील से बनी है या इस कोई मेटल से बनी है, मतलब आयरन से बनी है, आप मुझे बताओ। और आपको कौन सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो लग रहा है आपको कि इसका प्रोसेस पक्का स्टील से होगा, ठीक है, ये ज़रूर बताना।
Even the safety pins and the needles you use are made from steel. जो अभी सेफ्टी पिन कई बार हम यूज कर लेते हैं, हमारे स्कूल में दुपट्टे में सेफ्टी पिन लगाना जरूरी था, तो एवरीडे मतलब हम स्टील कैरी कर रहे हैं अपने साथ. ऑयल वेल्स ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी, जैसे कि हमने मिनरल एंड रिसोर्सेज में माइनिंग टेक्निक देखी थी, वो हमने देखा था ड्रिल मशीन, उनके जो आगे वाला पार्ट लगता है वो स्टील से बनता है, राइट. स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, ठीक है. स्टील जो पाइपलाइंस होती हैं वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ऑयल. जो पाइपलाइंस लगी हुई है कहीं ना कहीं वो स्टील की बनी होती हैं. एंड मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट, ये लाइन मैंने अभी बताई आपको कि जो हमने मिनरल पावर रिसोर्सेज के अंदर तरीके पढ़े थे, किस तरीके से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो जो मशीन्स है वो सब स्टील से बनी होती है. हमने ड्रिलिंग देखा था, राइट. फार्म मशीन्स, ऑफ कोर्स फार्म इज मोस्टली हमारा जो इकोनॉमिक होता है, ये बोल जाता है कि फार्म में बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, तो वो लोग जो टूल्स यूज़ करते हैं, वो लोग जो अभी से कि तरीके यूज अपनाते हैं, मेथड यूज करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं उनके जो टूल्स एंड मशीनरी वो स्टील से बने होते हैं. सो लार्ज बिल्डिंग्स आर स्टील फ्रेमवर्क, कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं, अभी जो हमारी गैलरी है घर की वो स्टील से बनी है ना. ऑलमोस्ट आजकल तो जो बालकनीज होती हैं उसकी जो रेलिंग्स बनती हैं वो स्टील की होती है, स्टीडियो के साइड पर स्टील से बनी होती है रेलिंग. सो दीज आर ऑल नोन एज दिस इज नोन एज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टील, दैट स्टील इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एवरीडे लाइफ. तो दैट इज द रीजन अगर स्टील बन रहा है फ्रॉम आयरन ओर, एंड उसकी इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाती है. एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन, प्लस बैकबोन के साथ साथ दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट जो एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है टू अदर इंडस्ट्रीज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है. और अब ये हमारी लोकेशन देखते हैं कि कौन सी लोकेशन पे आयरन एंड स्टील ज़्यादा है. ठीक है, कौन सी लोकेशन पे ज़्यादा है. सो वी से ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस. देखो अब स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स तो कहीं ना कहीं वहीं से होगा ना जहाँ आयरन और पास होगा. ठीक है, लोकेशन कहाँ होगी, जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल मिल जाएगा. रॉ मटेरियल हम किसको ले रहे हैं, रॉ मटेरियल हम मान के चल रहे हैं आयरन और, तो जहाँ आयरन और हमें पास मिलेगा वहीं पर हम उसकी फैक्ट्री सेटअप करेंगे. कहीं और सेटअप करेंगे तो कितना ट्रांसपोर्टेशन लग जाएगा. तो भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेद, रौरकेला, बोकारो इंपॉर्टेंट है, जब आप बड़े हो जाओगे एनटीएससी में भी काम आएगा. आर situated at the simple regions that spread all over the 4 states. तो ये ऐसे regions हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा importance आता है स्टील इंडस्ट्रीज का. ठीक है, आयरन एंड स्टील का. तो कौन सी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जाता है, आयरन और पास पड़ रहा है ना, तो है ना, रॉ मटेरियल पास पड़, तभी तो यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बनती हैं. भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु एंड अदर इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे लोकली दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल. ठीक है, तो आप एक मैप वर्क भी कर लेंगे इसके बाद जब थोड़ा सा रिवीजन करेंगे. सो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि इसको हम इंडिया के मैप पे इसको हाईलाइट कर लेंगे कि ये ऐसे जगह है जहाँ पे स्टील इंडस्ट्री के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं. ठीक है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं. ओके, नेक्स्ट आता है जमशेदपुर. जमशेदपुर एक ऐसी मानी जाती है, कहते हैं ना इंडस्ट्री, जमशेदपुर एक ऐसा एरिया माना जाता है यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस है जिसको हम टिस्को बोलते हैं. ठीक है, लेट अस रीड, ये भी आपकी बुक से लिया गया है, एक बार धीरे धीरे रीड करेंगे. जमशेदपुर, ठीक है, एरिया है बिफोर 1947, मतलब यहाँ पे बिफोर 1947 जब हम इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल नहीं की थी, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस. ठीक है, देयर वॉज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री. एक ही था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड. ठीक है, जिसको हम टिस्को बोलते हैं. इट वाज प्राइवेटली ओन्ड. पहले ये जैसे कि हमने ओनरशिप देखी तो ये प्राइवेटली ओन्ड था, प्राइवेट बंदे ने ओन किया था. ठीक है, टाटा आयरन स्टील, ठीक है, टाटा प्राइवेटली ओन्ड. लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट. तो पहले टिस्को इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पुराना था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने और भी बनाए. सो
टिस्को वो स्टार्टेड इन 1907 एट साक्षी नियर कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स। अब यहाँ पे रिवर का कॉन्फ्लुएंस हो रहा था तो यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी थी, है ना, तो इसलिए और जब बने गए उसके बाद और स्टार्ट हुए, जब गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व होने लगी उसके अंदर, दैट वाज सुबर्णखा रिवर के पास और खरखाई रिवर इन झारखंड, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है रिवर का, ठीक है, और यहाँ पे पाए गए और बनाए गए बेसिकली। लेटर ऑन साक्षी वॉज रीनेम्ड एट जमशेदपुर। अब ये जो जमशेदपुर है ये साक्षी है जिसको हमने जमशेदपुर के नाम से इसका नाम बदल दिया। तो बेसिकली जमशेदपुर जो हम आज देखते हैं वो साक्षी है, ठीक है। Geographically, Jamshedpur is the most convenient situation of iron and steel center in the country। तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफिकली अगर देखें तो यहाँ पे आयरन ओर की अगर हम रॉ मटेरियल देखें बहुत अच्छे से अवेलेबल है, प्लस बहुत ज्यादा सही लोकेशन है, गुड लोकेशन, लोकेशन वाइज दिस इज दी बेस्ट, लोकेशन इज द बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पाई जाती है इंपॉर्टेंट हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट हमने कौन सी की, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन द वर्ल्ड अगर हम देखें, पिट्सबर्ग इन यूनाइटेड स्टेट इज ऑल्सो एन एरिया, ठीक है, जहाँ पे आयरन एंड स्टील कंपनी, सॉरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पाई जाती है इन यूएसए, ठीक है। ये दो आपकी मेंशन है बुक के अंदर। कॉटन टेक्सटाइल अगर हम बात करें, हमने स्टार्ट एग्जांपल विद कॉटन किया था, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर हम देखें दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं, वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशिएंट आर्ट। यहाँ पे पढ़ लो वीविंग क्लॉथ, ठीक है। जब हम वीव करते हैं क्लॉथ को, ठीक है, क्लॉथ को वीव करते हैं, बहुत ही एंशिएंट आर्ट माना जाता है। जैसे हमने हैंडीक्राफ्ट पढ़ते हैं, ठीक है, यार्न मतलब जो धागे, ठीक है, ऐसे ये एक एंशिएंट आर्ट, ये एक कला मानी जाती है। सो कॉटन, ये तरीके हैं टेक्सटाइल के। कॉटन हो गया, ये एग्जांपल जो हमने स्टार्टिंग में किया था, वूल हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ, ठीक है। तो ये एक्चुअली में प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके हम बनाते हैं। कॉटन, वूल हम किससे लेते हैं, शीप से लेते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट, एनिमल्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, सिल्क लेते हैं, सिल्क वॉर्म से, राइट। जूट, फ्लैक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लॉथ को बनाने के लिए, किसी कपड़े को बनाने के लिए, एक क्लॉथ बनाने के लिए। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन बेस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन देम। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आगे डिवाइड हो जाती है कि किस हिसाब से हमें मिल रहे हैं हमारे क्लॉथ। तो सिल्क इंडस्ट्री भी बन जाती है एक, ठीक है। फाइबर, यस, फाइबर आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये क्या है, ये फाइबर है, ठीक है। तो ये जो टेक्सटाइल हम बात करते हैं ये मेड ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स क्या होता है, रॉ मटेरियल्स होते हैं। अब ये फाइबर्स को हम आगे दो में डिवाइड कर देते हैं, जो आते हैं नेचुरल एंड मैन मेड, ठीक है। अब नेचुरल वही है जो हम प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉटन, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, ठीक है, ये होते हैं नेचुरल। बट अब मैन मेड क्या है, जो हम नायलॉन पहनते हैं, राइट, जो हम पॉलिएस्टर पहनते हैं, एक्रेलिक पहनते हैं, रेयॉन पहनते हैं, जो सॉफ्ट सा होता है कपड़ा, बहुत सॉफ्ट लगता है, जो हम समझ में पहनते हैं, मम्मा से पूछना, बहुत ज्यादा उसकी कुर्तियां बहुत सॉफ्ट होती है, रेयॉन बहुत ज्यादा अवेलेबल भी है, वो मैन मेड है, वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल क्या होता है, कॉटन, और ये वाले एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, बिकॉज नेचुरली एक्सट्रैक्टेड है। सिल्क की साड़ी मम्मी से पूछना कितनी सुंदर होती है और कितनी एक्सपेंसिव होती है। कॉटन के सूट मम्मी से पूछना कितने एक्सपेंसिव होते हैं और कितने अच्छे भी होते हैं। बट रेयॉन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, इवन नायलॉन, ये अब देखना प्रेस होती है ना, आयनिंग, उसमें लिखा होता है ऐसे गोल से कि नायलॉन का कपड़ा है, कॉटन का है, वूल है, तो उसी हिसाब से प्रेस करती है, बिकॉज इनके फाइबर्स अलग होते हैं, राइट, किसी और रॉ मटेरियल से बने। सो लेट्स सी, फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट। मैन मेड होते हैं पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, रेयॉन या फिर नायलॉन, ठीक है। मैन मेड एंड नेचुरल, ठीक है, ये हमारे क्लॉथ होते हैं, इसके हिसाब से हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं। लेकिन इन सब में से जो कॉटन इंडस्ट्री है वो सबसे ओल्डेस्ट है, वो सबसे पुरानी है और बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। सो द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड में। एंड टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन,
ठीक है। द 18th सेंचुरी, मतलब जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था 18th सेंचुरी में, एक इंडस्ट्री का ऐसा रेवोल्यूशन आया था, पूरी जगह इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा ओपनिंग अप कर दी थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज विद इकोनॉमिक, ऑफ कोर्स द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर, एंड ऑफ कोर्स हर एक इंसान का लेवल भी उससे बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड वी कैन से दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। तो कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स अर्लियर, ये पुरानी जमाने की बात है, व्हील से होता था, एंड लूम्स, इसको हम हैंड लूम्स बोलते हैं, ठीक है। इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। हैंड लूम्स के बाद पावर लूम्स आए, जहाँ पे मशीनरी आई, इंडस्ट्रीज बनी, ठीक है। टेक्सटाइल फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर अदर इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ब्रिटेन में बना, फिर अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बना। टुडे इंडिया, आज के ज़माने में इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए आर इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो पहले के ज़माने में कॉटन बहुत ज़्यादा, ऑफ कोर्स ओल्डेस्ट भी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो इंडिया, चाइना, जापान एंड वी से ब्रिटेन, और वी कैन से यूएसए, नॉट ब्रिटेन, यूएसए, ठीक है, ऑफ कोर्स ब्रिटेन। तो ये सारी बेसिकली क्या, इंटायर यूएसए, इंडिया एंड जापान एंड चाइना, ये सारी कंट्रीज है जहाँ पे कॉटन बन रहा है, और बहुत ज़्यादा तादाद पे इनकी प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ प्रोड्यूस होता है, बनता है, ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज के अंदर मशीन्स के थ्रू सेकेंड चीज़ें बन रही हैं। इसके अलावा वेर वी हैव वन मोर इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, आजकल के ज़माने में। एक बार हम पढ़ लेते हैं, इंडिया में अहमदाबाद, गुजरात, ये बहुत ओल्डेस्ट है, अब तो इससे भी ज़्यादा वी हैव इंडस्ट्रीज, बट अहमदाबाद में, गुजरात, बेसिकली गुजरात, अहमदाबाद बहुत ज़्यादा इस ओल्डेस्ट, is considered oldest, okay. So Ahmedabad is located in Gujarat on the banks of Sabarmati river, ये इसकी लोकेशन बताई गई है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स सबसे पहली बात है कि वाई ये यहीं पर ही पाए जाते हैं, बिकॉज दे आर सूटेबल, यहाँ पे रिसोर्सेज पास पड़ते हैं, अवेलेबल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इजीली अवेलेबल है, दैट इज अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री की पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज की पर्टिकुलर क्या होती है, जगह होती है, लोकेशन होती है। फर्स्ट मिल वॉज एस्टैब्लिश इन 1859, 1859 में फर्स्ट मिल एस्टैब्लिश कर दी गई थी, ठीक है। इट सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई, मुंबई के बाद अहमदाबाद सेकेंड लार्जेस्ट बन गया, तो अभी मुंबई है, ठीक है। फिर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट इज अहमदाबाद, ऑफन इट इसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का मैनचेस्टर बोला जाता है अहमदाबाद को इन टर्म्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। फेवरेबल लोकेशन फैक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स, तभी डेवलपमेंट हुई है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, तो लोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, फैक्टर्स बहुत इजीली अवेलेबल है, तभी जाके अहमदाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। देन ओसाका इन जापान को मैनचेस्टर बोलते हैं ऑफ जापान, इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल है, ओसाका में डेवलप हुआ था। सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर्स, मेजर यही है, पहली लाइन आंसर में लिखनी है आपने कि जोग्राफिकल फैक्टर्स बहुत सूटेबल है, इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट इज वाई ओसाका इन जापान, अहमदाबाद गुजरात आफ्टर मुंबई बन जाता है हमारा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ओके। द एक्सटेंशन प्लेन अराउंड ओसाका इंश्योर दैट लैंड वाज इजीली अवेलेबल, लैंड बहुत इजीली अवेलेबल हो गया, कॉटन रॉ मटेरियल बहुत इजीली मिल्स के लिए अवेलेबल होगी, क्लाइमेट भी बहुत साथ दिया, ठीक है। स्पिनिंग एंड वीविंग में यूजुअली क्या होता है, कपड़े का धागा खराब हो जाता है ना, तो क्लाइमेट वो सूटेबल। देन रिवर पास में पड़ता था जो कहीं ना कहीं वाटर प्रोवाइड करता था, लेबर मिल गई, उसके बाद लोकेशन की पोर्ट फैसिलिटी बहुत बढ़िया मिल गई, रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छे से अवेलेबल हो गए, तो कंप्लीटली एक कहते हैं ना पैकेज मिल गया, तो ओसाका इन जापान तभी मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला जाता है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोकेशन है ना वो बहुत सही होनी चाहिए इन ऑर्डर टू हमारी इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करने के लिए। तो ओसाका की जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको मैनचेस्टर ऑफ जापान इसलिए बोला गया क्योंकि वहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी सूटेबल थी, सारे रॉ मटेरियल्स वहाँ पाए गए, एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स, तो ये इम्पोर्ट भी होते थे इसके रॉ मटेरियल्स, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी थी। ऑलराइट, द लास्ट पार्ट ऑफ कोर्स वी आर डूइंग हियर दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इसको हम
बोलते बुक में कहीं ना कहीं लिखे इमर्जिंग, दिस हैज ऑलरेडी इमर्ज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑलरेडी इमर्ज हो चुकी है और बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी है। आज जैसे एग्जांपल दिया, यू आर स्टडिंग ऑन यूट्यूब, अब यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी राइज हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन फ्लरिश होती है इधर से उधर, ये सारा स्टोर होता है डेटा, ठीक है, उसके बाद इसका प्रोसेसिंग होती है। बिकॉज देखो इंडस्ट्री का तो मतलब ये है ना, कुछ चीज बन रही है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है, प्रोसेस हो रही है और डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये ग्लोबलाइजेशन से भी रिलेटेड है, okay, which you will understand in class 10, ठीक है। नेक्स्ट, टुडे दिस इंडस्ट्री हैज बिकम ग्लोबल, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट हमने यही बोला था, ये ग्लोबल हो चुकी है, ये सिर्फ ऐसे नहीं कि इंडिया में है, इट इज connecting the other countries as well. So this is due to the series of technological, political, social, economical events. तो ये सारी चीजें मिक्स होके हमारी इंफॉर्मेशन को डेवलप कर देती है, हमारी इंफॉर्मेशन की ग्रोथ बढ़ा देती है। The main factors guiding the location of these industries are resources availability, resources अच्छे से अवेलेबल हैं, cost, infrastructure बहुत अच्छे से हमें मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि अगर हम देखें दिल्ली के अंदर, गुड़गांव दिल्ली के बाहर है, ये गुड़गांव एक बहुत अच्छा एरिया माना जाता है। वाई? बिकॉज लोकेशन सूटेबल है, वहाँ पे सारी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है और वहाँ कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। तो लोकेशन देखी जाती है, कॉस्ट देखी जाती है, किस कॉस्ट पे हमें मिल रहा है और क्या लेबर मिल रही है हमें उस काम का करने के लिए और इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। द मेजर हब ऑफ आईटी इंडस्ट्री इज सिलिकॉन वैली। अगर हम देखें सिलिकॉन वैली देखा बोला जाता है कैलिफोर्निया में, और बैंगलोर इंडिया में बोला जाता है। बैंगलोर बहुत, आप सबका भी कहीं ना कहीं होगा कि कुछ बच्चों का कि बैंगलोर जाके वी हैव टू स्टडी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इट इज इम्पॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज एक हब बन चुका है। सो हियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इमर्ज एंड इट इज डेवलपिंग इन अ रैपिड pace. So with this children we complete our chapter industries and I hope you really liked. If you have any doubt, मैम पेपर में आ रहा है ये चीज और इस चीज को थोड़ा डिटेल में बता दो, write in comment section. Maybe we'll bring something again, a revision session for you in the chapters those are coming exams. All right, bye bye children, see you next time.